वो प्रतीक भैया वो मर जाएंगे, उसे उसे बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज प्लीज। चलिए मेरा भाई। प्रतीक भैया देखिए, वो इस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते थे, उन्हें थैलेसीमिया की बीमारी है। आरटीओ से पता करो ये स्कूटर किसके नाम से रजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस है क्या। तो आप दोनों साथ में रहते हो और वो यहाँ काम करता है? यस सर, यही काम करता है केतन। हेलो सर, वेलकम। मैम हम लोग सीआईडी से और एक जांच के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये आदमी केतन यहाँ पे वेटर है ना? हाँ सर, ये तो केतन ही है। इस केतन ने एक आदमी को जहर देके मार डाला और अब फरार है। इसी की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सर ये तो काम छोड़कर जा चुका है यहाँ से। पर केतन किसी का खून नहीं कर सकता। एक मिनट, वो कुछ दिन पहले काम छोड़ चुका है? हाँ मैम, ये एक दिन ड्यूटी के बीच में से ही चला गया था और फिर लौटकर आज तक नहीं आया। कहाँ चला गया वो? सर एक लड़की थी, मतलब शायद है, उसके साथ गया था वो। कौन लड़की? सर एक कस्टमर थी हमारी, करीब 1 महीने पहले से उसने हमारे कॉफी शॉप में आना शुरू किया था। वो रोज आती थी। और उस कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाती थी। उस टेबल पर केतन सर्विस देता था। सर केतन ने उसका नाम भी बताया था हमको। क्या नाम बताया था लड़की का? सर अवंतिका। अवंतिका? श्रेया? यही नाम था ना उस लड़की का भी जो 1-2 दिन पहले प्रतीक से मिली थी? हाँ सर। फिर क्या हुआ? लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लड़की एक दिन आदमी से मिलती थी और दूसरे दिन एक औरत से। दोनों से अलग अलग घंटों बातें करती थी, मगर कभी भी दोनों से एक साथ नहीं मिली वो। उन तीनों ने अचानक ही आना बंद कर दिया। अवंतिका की राह देखते देखते केतन निराश हो गया। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता। केतन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें हो क्या गया अचानक? तुम ना ही तो पहले की तरह सर्विस देते हो और ना ही ऑर्डर ठीक से लेते हो। और तो और तुम उस टेबल पर लोगों को बैठने से मना क्यों करते हो? सॉरी मैम। देखो, सॉरी वॉरी यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें काम करना है तो ठीक से करो, वरना छुट्टी लो। यार अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल यार। अवंतिका ने वो टेबल खरीद नहीं लिया है, ना ही हमेशा के लिए रिजर्व किया है। यार एक कस्टमर थी, अब नहीं है। बस 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 नहीं यार, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसने कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गई। और सर तभी कैफे के बाहर कोई आया और केतन उसे देख के तुरंत बाहर चला गया। क्या क्या हालत क्या बना रखी है तुमने? शायद वो अवंतिका ही थी, शॉल से अपना चेहरा छुपाए हुए, और केतन सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग गया। अच्छा, उस आदमी और औरत के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं जो अवंतिका से मिलने आते थे? नहीं सर, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। देखिए, हमें इस कॉफी शॉप के अंदर की बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए जब से अवंतिका यहाँ आती थी। श्योर मैम, मैं अरेंज करवाती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं सर आप? पर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है सर, मैं एसीपी साहब से बात करता हूं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी जांच गलत दिशा में चल रही है। बिल्कुल गलत दिशा में चल रही है।
आप लोगों का मानना है कि प्रतीक ने जूस पिया और मर गया। हाँ? वेल, जो देखा गया और जो सुना गया वो पूरा सच नहीं है। प्रतीक ने जो जूस पिया था उसका केमिकल टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि उसमें कोई जहर नहीं था बल्कि एक ड्रग था। ड्रग? हाँ, लेकिन प्रतीक ने जूस पिया और जूस पीते ही मर गया ना वो। यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है अभिजीत। इस ड्रग की वजह से किसी इंसान को कुछ वक्त के लिए पैरालिसिस तो हो सकता है, उसे लकवा तो मार सकता है, लेकिन कोई मर नहीं सकता है। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? अभिजीत, प्रतीक का खून प्रतीक के खून नहीं किया है। लो, फिर शुरू हो गए पहली पे पहली। अरे साफ साफ बताइए ना सर। साफ साफ बताता हूं, आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये प्रतीक की ब्लड सेल्स हैं और ये एक नॉर्मल इंसान के ब्लड सेल्स हैं। दोनों में फर्क है और फर्क ये है कि प्रतीक को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया जो हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी से होता है? बिल्कुल अभिजीत। और ऐसे रोगियों को जिंदगी भर किसी स्वस्थ इंसान की खून की जरूरत पड़ती है और हाल ही में किए गए ऐसे ही किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने प्रतीक की जान दी। ओह, तो मतलब हाल ही में जो प्रतीक को खून दिया गया था उस खून में गड़बड़ी थी। बिल्कुल, और इस खून में टॉक्सिन्स मिलाए गए थे। मतलब इस खून को जानबूझकर जहरीला बनाया गया था जिससे इसकी मौत हो गई। प्रतीक के मरने की शुरुआत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। केतन उसके जूस में कुछ डालता या नहीं डालता, इसकी मौत तो पक्की थी। सर, इसका मतलब खूनी केतन नहीं, कोई और है। हाँ, लेकिन केतन ने भी तो इसे पैरालाइज करने की कोशिश की थी। अब ये कौन है जिसने इसकी बीमारी का फायदा उठाया और इसकी जान ले ली? एक आदमी और दो दुश्मन। हाँ जी, मुझे 1 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स चाहिए और खास करके 24 घंटे के। केतन का फोन आखिरी बार जामवार में ट्रेस हुआ था सर। जामवार? तो ये केतन मुंबई से बाहर निकल चुका है? हाँ सर, और सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये देखिए, सबसे पहले उसने अपने कॉफी शॉप वाले दोस्त ऋषभ को फोन किया, उसके बाद अवंतिका को, मगर अवंतिका का फोन ऑफ आ रहा था। और फिर सर उसने महाराष्ट्र के जामवार में किसी मनन को फोन किया। मनन? अभिजीत, मतलब इस केतन को जामवार से उठाना पड़ेगा, वही बताएगा अवंतिका कहाँ छुप कर बैठी है। और फिर ये भी पता लगाना चाहिए इन दोनों का क्या संबंध है उस कॉफी शॉप वाले औरत और आदमी के साथ। सर, अवंतिका का तो पता नहीं, लेकिन हम उस आदमी और उस औरत तक पहुंच सकते हैं जिनसे वो कॉफी शॉप में अलग अलग मिलती थी। ये देखिए सर। ये लोग तो काफी अमीर दिखते हैं सर, फिर भी यहाँ आने के लिए अपनी कार की बजाय टैक्सी का इस्तेमाल किया है। वही तो अभिजीत, ये टैक्सी के नंबर प्लेट से उनके ड्राइवर्स का पता चल जाएगा और ये ड्राइवर्स हमें बताएंगे इस अमीर आदमी और औरत के बारे में। क्या गलती की साहब, मुझे क्यों बुलाया है? देखो, तुम लोगों से कोई गलती वलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई, बस हम सिर्फ कुछ जानना चाहते हैं। ये देखो, ये औरत और ये आदमी, क्या इन लोगों को तुमने कभी देखा है? तुम जानते हो इन्हें? ये दोनों भी पिछले महीने कुछ दिनों तक ग्रैंड मोटर्स होटल में आते जाते रहते थे। ये आदमी, इसे तो मैं जानता हूँ। ये तो एक बार मेरे टैक्सी में बैठा था। कौन है ये? कहां से बैठा था तुम्हारे टैक्सी में? कौन है ये साहब, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले महीने जुहू सर्कल पे एक कॉलोनी से इसे मैंने उठाया था सुबह सुबह। इसके पास 1000 रुपया था साहब। मेरा भाड़ा 390 रुपया था। मैंने इसे 600 रुपया वापस कर दिया, लेकिन ये 20 मिनट तक 10 रुपए के लिए बकबक करता रहा। फिर बाद में मैंने साहब इससे 10 रुपया लेके उसको दिया था। हाँ सर, याद है। अभी तक इसने 10 रुपए दिए भी नहीं मुझे। कुछ बता सकते हो ये जुहू में कहाँ रहता है? ये तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन जाते जाते इसने कहा था
कि मेरा तो इधर रोज का आना जाना है। अगर ऐसे ही मैं 10-10 रुपए डेली छोड़ता जाऊं तो महीने का 300 रुपया हो जाएगा। पैसे वाला आदमी था साहब, लेकिन 10 रुपया के लिए बहुत चिक किया साहब, बहुत चिक किया एकदम। ठीक है, चलो हमारे साथ। कहाँ पे? हाँ जी सर, यहीं से मैंने उठाया था उसको और होटल से लाने के बाद यहीं पर छोड़ा भी था मैंने उसे। यहाँ पे? जी। यहीं आसपास कहीं रहता होगा। आसपास चेक करो, पूछो लोगों से। अरे भाई साहब, जरा देखना इस आदमी को पहचानते हैं क्या आप? अरे साहब, अभी हमें 5 गाड़ियां और धोना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे यार, थोड़ा टाइम निकालो ना काम से, लोगों की मदद भी क्या करो भाई। ठीक है साहब, लाइए दिखाइए फोटो। ये देख। अरे ये तो अपने निरंजन साहब हैं। निरंजन साहब? हाँ साहब, ये यहीं तो रहते हैं, वो सामने वाले दूसरे बंगले में, बंगला नंबर 707। और हाँ साहब, इनकी तीनों गाड़ियां रोजाना मैं ही धोता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। 707 ना? जी हाँ, 707। मेरे पतिदेव मुझे बीच महास्थान में छोड़ के चले गए। आखिरी बार भी उनको देखना मेरे नसीब में नहीं रहा। श्रुति जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इस बात का दुख है हमें, लेकिन आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी पूछिए। प्रीति जी, हमें आपके पति के सूटकेस में छुपा कर रखे गए 15 लाख रुपए मिले हैं। आपको कुछ पता है इन पैसों के बारे में? उन्होंने ये पैसे क्यों छुपा के रखे? मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? जी उधर। अच्छा। सरस्वती जी, आप इन दोनों में से किसी को पहचानती हैं? जी नहीं। ये प्रतीक ऐसा क्या काम करता था कि अलग अलग अकाउंट से इतने सारे पैसे आए हैं यहाँ पे? सीडी? आशा, ये देखिए। बच्चों की तस्वीरें, पैसों के आंकड़े, प्रतीक करता क्या था? सचिन, एक काम करो, ये सब मुंबई भेज दो, ब्यूरो में। श्रुति जी, आपसे एक और सवाल करनी थी। क्या आपको ये बात मालूम थी कि आपके पति को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी? जी हाँ। और इस बीमारी के पेशेंट को कुछ दिनों में अपना खून बदलना पड़ता है। तो आखिरी बार आपके पति ने कौन से हॉस्पिटल में अपना खून बदला था? यही दिल्ली में सिटी हॉस्पिटल। ओह, सिटी हॉस्पिटल। मिस्टर निरंजन, आप ये पूछें कि हम लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग सीआईडी से हैं और आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? लेकिन मुझसे क्या जानना है आपको? कौन है निरंजन?
विशाखा, ये लोग सीआईडी से हैं और लगता है हमारे बारे में काफी कुछ जानते हैं। जी हाँ, और अब ये जानना चाहते हैं कि ग्रैंड मोटर्स के कॉफी शॉप में आप दोनों अवंतिका से मिलने अलग अलग जाते थे और यहाँ एक साथ दिख रहे हैं। क्या मच रहा है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम बाहर किसी से अलग अलग मिल लिए तो उसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि सीआईडी हमारे घर तक पहुंच गई? किसी से नहीं, अवंतिका से। हमें शक है कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर प्रतीक के खून में उसका हाथ है। नहीं नहीं, अवंतिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत विश्वास है आपको अवंतिका पे? आखिर वो हमारी बेटी है। आप दोनों पति पत्नी हैं? जी, वो दरअसल मेरी और निरंजन की अनबन होने के बाद हम दोनों अलग रहने लगे थे, तो अवंतिका हमें साथ लाने के लिए ही कॉफी शॉप में लेके आती थी। अभी कहाँ है अवंतिका? जी, वो घर पर ही है, लेकिन आप लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकती। हमें अवंतिका से मिलना है। आइए। क्या हुआ इसे? सीढ़ियों से गिर गई थी, सिर में चोट लगी है, तब से कोमा में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ महीनों में इसे होश आ जाएगा, इसीलिए इसे हम घर ले आए और घर से ही सारा ट्रीटमेंट चला रहे हैं। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। मिशा, कैसी हालत है अवंतिका की? सर, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कि इन्हें कब होश आएगा। अब तो अवंतिका में सिर्फ जान बची है, मगर शरीर और दिमाग पूरी तरह नाकाम है। अब इस केतन को ढूंढना ही पड़ेगा। सुनिए जी, ये मनन कहाँ पे? वो वहाँ पे। ये मनन। हाँ जी, आप कौन? जरा केतन को बुलाओ, उससे मिलना है। कौन केतन? यहाँ कोई केतन नहीं रहता। देखो, केतन ने तुम्हें आखिरी फोन किया था, इसलिए तुम्हारे तक पहुंचे हैं। अब अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वहीं जहाँ बिगड़े हुए लोग ठीक किए जाते हैं, मुजरिमों की मरम्मत की जाती है। अगर केतन यहाँ पे निकला तो उसको छुपाने के गुनाह में तुम्हारी भी मरम्मत हो जाएगी, समझे तुम? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। वो अंदर छुपा है, उसके चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता। यहाँ तो सब बंद है, यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा साहब। मैंने सब बातें सुन ली आपकी। अगर आप आगे आए तो मैं खुद को मारूंगा साहब। अरे वाह, वहाँ दिन दहाड़े होटल में जूस में ड्रग मिला के आदमी को मारने की हिम्मत है तुम में, और यहाँ इतने डर गए हो कि खुदकुशी कर रहे हो? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा। तो उसने कहा था उस दवा से प्रतीक कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा उसे। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। अब ये भी सही सही बता दो कि किसने कहा था। देखो केतन, अगर कातिल को पकड़वाने में तुमने हमारी मदद की तो तुम्हारी सजा कम भी हो सकती है, हैं? अवंतिका ने कहा था सर। ठीक है, पहले अपना ये चाकू दो। लाओ चाकू दो। कुछ नहीं होगा तुम। चाकू दो। लाओ लाओ। अब आ जाओ। आ जाओ। तो अवंतिका ने कहा और तुमने कर दिया?
एक लड़की के प्यार में इतने अंधे हो गए थे? साहब, अवंतिका को बहुत बुरी तरह मारा था प्रतीक ने। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया साहब, और नौकरी की परवाह किए बिना उसके साथ निकल गया साहब। देखो केतन, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, पर इस वक्त मैं बहुत अकेले हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मना मत करना। प्लीज आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक आदमी है प्रतीक, मुझे उसके चंगुल से बचा लो, वरना तुम इस अवंतिका को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये रहे मेरे पापा के जायदाद के कागजात, इसे प्रतीक को दे देना, और इसे भी। जब प्रतीक जूस पीते नीचे गिर पड़ा तो मुझे लगा अवंतिका ने मेरे हाथों से जहर दिलवाकर मरवा दिया साहब। मैं डर गया साहब, मैं डर के वहां से भाग गया साहब। उसके बाद अवंतिका ने कभी मेरा फोन नहीं उठाया साहब, नहीं मुझे कभी फोन किया। अवंतिका ने धोखा दिया साहब मुझे। सर, ये प्रतीक आखिर अवंतिका से चाहता क्या था? ये तो तय है कि दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन असली कहानी क्या है ये तो अवंतिका के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। ओ प्रतीक भैया, वो मर जाएंगे, उसे बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज प्लीज। मेरा भाई। प्रतीक भैया देखिए, वो इस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते थे, उन्हें थैलेसीमिया की बीमारी है। हाँ प्रतीक, कैसे है वो? अब तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक चक्कर आ रहा है उनको, और पता नहीं कुछ और क्या हो रहा भैया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्लीज डॉक्टर बुलाइए ना, उसी डॉक्टर को जिसने इलाज किया उसका। अच्छा रुकिए, मैं बुलाती हूँ। प्लीज डॉक्टर। प्रतीक ने इन बच्चों की फोटो काफी संभाल के रखी थी। सर, प्रतीक ने ऐसा किया क्यों होगा? कुछ तो खास है इन बच्चों में, वरना इतने सारे बच्चों की फोटो हैं छुपा के नहीं रखता वो। सर, वो पेशेंट प्रतीक, उसके रिश्तेदार आए हैं, उसकी तबीयत खराब है, वो आपसे फिर से इलाज कराना चाहते हैं। सर, इन सारे बच्चों के बारे में बहुत ही खास बात पता चली है। वो क्या? सर, ये सारे बच्चे 1997 और 2001 के बीच गायब हो गए थे। जी, कहाँ है प्रतीक? मैंने उसका इलाज किया था। अरे डॉक्टर साहब, आपने मेरे भैया प्रतीक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था? जी। अरे डॉक्टर साहब, मरीज है कहाँ? तो तूने मारा प्रतीक को? हाँ? कौन है आप लोग? सीआईडी। अब फटाफट बकना शुरू कर, वरना बताता हूँ। मेरे पास एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझसे कहा प्रतीक को जहर मिला हुआ खून देना है जिससे वो मर जाए, इसलिए मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर होके तुमने मरीज का खून किया। सॉरी, वो गलती हो गई। उस आदमी ने कहा था कि मिशा नाम की औरत आएगी और इस काम के बदले अच्छा खासा रकम देगी, तो मैं लालच में आ गया। ओह, मिशा। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। ओह नो, ये मिशा अभी अवंतिका की देखभाल कर रही है। चलो।
ये है तुम्हारा असली रूप। एक ऐसी लड़की को मारना चाहती हो जो बेचारी कोमा में है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस विटामिन का इंजेक्शन दे रही थी। विटामिन का इंजेक्शन है? आप भी काफी कमजोर दिख रही हैं। इनको लगा दो विटामिन का इंजेक्शन। निखिल जरा हेल्प करो। जरा चल हाथ दे। नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन मत दो। नहीं छोड़ो विटामिन का एक नहीं इसमें जहर है। छोड़ो मुझे, जहर है इसमें। सीआईडी इतनी रात को मेरे घर में? अरे ये देखिए ना, ये मिशा आपकी बेटी अवंतिका को जहर का इंजेक्शन लगा के मारना चाहती है। आपकी बेटी अवंतिका आपकी बेटी? सही कह रहा हूं ना मैं? क्या मतलब है आपका? थैंक यू वेरी मच सर। ये तो कंफर्म हो गया। प्रतीक के घर से मिले डीवीडी में जो अमीर लोगों के नाम मिले थे वो खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स ही हैं सर। और ये जो नाम के आगे करोड़ों के आंकड़े लिखे हैं ये उनके संपत्ति के डिटेल्स हैं। तो फिर अभिजीत, ये प्रतीक इस लिस्ट को लेकर क्या कर रहा है? पूरी काम करो, पेरेंट्स की लिस्ट में से किसी भी एक पेरेंट को फोन लगा अभी। सर हेलो मिस्टर कुमार। हाँ जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी से? कहिए क्या बात करनी है आपको? मिस्टर कुमार, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। हम आपके खोए हुए बेटे सोहम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जो दिसंबर 1998 में गायब हुआ था जब वो 7 साल का था। माफ कीजिएगा, हम आपके पुराने घाव को ताज़ा कर रहे हैं पर क्या उसके बाद से सोहम के बारे में आपको कुछ पता चला? कोई चीज, कोई बातचीत? पता नहीं आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, मगर 3 महीने पहले एक लड़का सोहम होने का दावा कर रहा था, पर वो जालसाज निकला। मेरे 6 करोड़ लेके भाग गया। माय गॉड। मिस्टर कुमार, आप परेशान मत होइए, हम इसकी जांच करेंगे और आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर कहीं अवंतिका भी ऐसे कैरेक्टर तो नहीं? हो सकता है। हमें सब कुछ पता चल चुका है निरंजन जी। जिन अमीर परिवारों के बच्चे बचपन में खो जाते थे ये प्रतीक अपने आदमी वहां बेचता था, उनके खोए हुए बच्चे बना के, ताकि पैसे कमा सके। उसके घर से हमें आपका नाम मिला है। आपकी बेटी अवंतिका 9 साल की उम्र में खो गई थी, उसके बाद कभी नहीं मिली। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, मुझे शुरू से मालूम था कि ये लड़की मेरी अवंतिका नहीं बल्कि रीता है, लेकिन इसे झुटलाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था मुझे। एक दिन मैंने इसका पीछा किया। जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पागल हो गई हो तुम? ये हमारा बिजनेस है रीता। हम उन अमीर लोगों को लूटते हैं जिनके बच्चे उनसे काफी पहले बिछड़ चुके हैं। कुछ देर के लिए नकली सही, लेकिन उनको उनका बच्चा तो मिल जाता है ना, और हमें उनकी दौलत। प्रतीक जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अब और ये नाटक नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता? 55 करोड़ रुपए का प्लान है। इस तरह अगर तुम बीच में छोड़ के चली गई तो अरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए प्रतीक जी, उस निरंजन को मुझ पर शक हो गया है, और इस तरह कब तक मैं उनकी बीवी विशाखा को बेवकूफ बनाती रहूंगी। अगर उस निरंजन ने डीएनए टेस्ट करवा दिया तो मैं तो सीधा जेल में चली जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस निरंजन से पैसे निकलवाना शुरू तो करो। जैसे ही तुम सारे पैसे मेरे हवाले कर दोगी वैसे ही मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। प्रतीक जी मैं फंस जाऊंगी। मेरे अगले ट्रिप तक अगर तुमने मुझे 15 लाख रुपए निरंजन से लाकर नहीं दिए ना तो इस बार भी तुम मेरे हाथों बहुत बुरी तरह मार खाओगी, समझे तुम? मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था प्रतीक और इस रीता ने। मुझे लूट कर बर्बाद करना चाहते थे। मैंने इस ईशा की मदद से दिल्ली के उस डॉक्टर को खरीदा और प्रतीक को जहरीला खून चढ़वा दिया।
और इस अवंतिका को खुद सीढ़ियों से धक्का दिया। वो मरी तो नहीं, लेकिन कोमा में चली गई। आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप कानून की मदद लेने के बजाय खुद मुजरिम बन गए। अब आपको और इस मिशा को जेल जाना होगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतने।